आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। लोकसभा में संविधान पर चर्चा आज दूसरा दिन है, जहां आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, जहां राहुल गांधी भी चर्चा में शामिल हो सकते हैं। वहीं लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता सदन में अपनी अपनी बात रखेंगे, जहां शाम को पीएम मोदी लोकसभा में चर्चा पर जवाब देंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में अपनी बात रख सकते हैं, जहां आपको बता दें कि कल यानी पहले दिन लोकसभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी, जब विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी ने इसका जवाब दिया था। राजनाथ सिंह करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक भाषण दिया, जहां इसके बाद प्रियंका गांधी का संबोधन हुआ। यह संसद में प्रियंका गांधी का पहला भाषण था, जहां प्रियंका गांधी ने राजनाथ सिंह के हर एक बयान का जवाब दिया। संविधान पर चर्चा करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि संविधान सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह देश की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। वहीं संविधान से हमें सरकार चुनने का अधिकार मिला है। वहीं संविधान ने हमें प्रजा से नागरिक का दर्जा दिया है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। हमारा संविधान सर्व सक्षम है। जहां संविधान निर्माण से जुड़े महापुरुषों को नमन करता हूं, और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं प्रियंका गांधी ने इसका तगड़ा पलटवार किया था, जहां पर प्रियंका ने संभल से संविधान और उन्नाव से मणिपुर तक सरकार को घेरा। जहां प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी सदन में संविधान की किताब को माथे से लगाते हैं। वहीं संभल, हाथरस, मणिपुर में जब न्याय की बात उठती है तो उन्हें शिकन तक नहीं आती। आज लोकसभा में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां संविधान पर चर्चा का आज वो जवाब देंगे। जहां राहुल गांधी भी आज इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि संविधान के पहले दिन कल प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखी थी, और ये उन्होंने पहली बार अपनी बात रखी थी। जहां आपको बता दें कि कल यानी पहले दिन लोकसभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी, और विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी ने इसका जवाब दिया था। राजनाथ सिंह करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक भाषण दिया, और इसके बाद प्रियंका गांधी का संबोधन हुआ था। यह संसद में प्रियंका गांधी का पहला भाषण था, जहां प्रियंका गांधी ने राजनाथ सिंह के हर एक बयान का जवाब दिया था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र महायुति सरकार की मंत्रिमंडल विस्तार आज 15 दिसंबर से होगा, जहां नए मंत्री नागपुर में आयोजित समारोह में पद की शपथ लेंगे। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 30 मंत्री शपथ लेंगे। जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बताया कि राज्य विधानमंडल का 1 सप्ताह तक चलने वाला शीतकालीन सत्र नागपुर में 16 दिसंबर से शुरू होगा। इससे एक दिन पहले 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जो साथ ही साथ उसी दिन शीतकालीन अधिवेशन में जिन बिंदुओं पर कामकाज किया जाएगा उसके बारे में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री जानकारी देंगे। दोपहर में विपक्ष अपनी रणनीति का खुलासा भी करेगा कि किस तरीके से शीतकालीन सत्र में वह सरकार को घेरेगा। दरअसल पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि मंत्रिमंडल का गठन 14 दिसंबर को मुंबई में होगा, लेकिन विभागों के बंटवारे में एवं विधायकों के मंत्री बनाने की चयन प्रणाली में देरी होने से मंत्रिमंडल का गठन नागपुर में 15 दिसंबर को होगा। यहाँ पे महाराष्ट्र की महायुति सरकार के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 43 सदस्य हो सकते हैं। नागपुर में आयोजित किया जाएगा आज समारोह, जहां पर आज बताए जा रहे हैं करीब 30 मंत्री आज इसकी समारोह में शपथ लेंगे। जहां आज महाराष्ट्र की महायुति सरकार का मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा, जिसके लिए बता दें कि पहले 14 दिसंबर को ये कार्यक्रम रखा गया था, पर वहां पर विभागों के बंटवारे और मंत्रियों के चयन में हुई देरी को लेकर ये कार्यक्रम अब नागपुर में किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की महायुति सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज 15 दिसंबर को होने वाला है, जहां पर नए मंत्री नागपुर में आयोजित समारोह में पद की शपथ लेंगे। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 30 मंत्री इसमें शपथ लेंगे, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बताया कि राज्य
विधानमंडल का एक सप्ताह तक चलने वाला शीतकालीन सत्र नागपुर में 16 दिसंबर से शुरू होगा और इससे एक दिन पहले 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां पर साथ ही साथ उसी दिन शीतकालीन अधिवेशन में जिन बिंदुओं पर कामकाज किया जाएगा उसके बारे में भी मुख्यमंत्री एवं दोनों उप मुख्यमंत्री इसकी जानकारी देंगे। इसके बाद दोपहर में विपक्ष अपनी रणनीति का खुलासा भी करेगा कि किस तरीके से शीतकालीन सत्र में वह सरकार को घेरेगा। पहले ये 14 दिसंबर को मुंबई में होने वाला था, लेकिन विभागों के बंटवारे में एवं विधायकों की मंत्री बनाने के चयन प्रणाली में देरी होने से मंत्रिमंडल का गठन नागपुर में 15 दिसंबर को तय किया गया है। वहीं पे महाराष्ट्र की महायुति सरकार के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 43 सदस्य हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करेंगे और इस बिल को अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। जहां गुरुवार को कैबिनेट ने जिन 2 विधायकों के मंजूरी दी थी उसमें से एक संविधान संशोधन विधेयक है जो लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए है, और दूसरा विधेयक जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए है। अगर इसे लागू किया जाता है तो लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव एक ही साल में होंगे। जहां पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट पेश की थी, जहां समिति ने रिपोर्ट में कहा था कि एक साथ एक चुनाव प्रक्रिया को बदल सकते हैं। हालांकि विपक्षी दलों ने एक साथ एक चुनाव कराने का विरोध किया है। बता दें कि भाजपा 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही एक साथ एक चुनाव कराने पर जोर दे रही है, जहां नीति आयोग ने 2017 में इस प्रस्ताव का समर्थन किया और अगले साल तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त सत्र में अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। 2019 में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता को दोहराया था। एक साथ होंगे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव। आज वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को लेकर आधा बातचीत हो सकती है। बताया जा रहा है कि सोमवार को लोकसभा में पेश होगा ये बिल, जिसके संबंध में ये बिल रखा जाएगा। आपको बता दें कि ये भाजपा शुरू से ही इसके पक्ष में थी, पर वहीं पर विपक्षी पार्टियां इसका विरोध लगातार करती आ रही हैं। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करेंगे और इस बिल को अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी भी मिली थी। जहां गुरुवार को कैबिनेट ने जिन 2 विधेयकों को मंजूरी दी है उनमें से एक संविधान संशोधन विधेयक है जो लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए है, और दूसरा विधेयक जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के लिए है। अगर इसे लागू किया जाता है तो लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव एक ही साल में होंगे और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मार्च में ये रिपोर्ट पेश की थी। वहीं समिति ने रिपोर्ट में कहा था कि एक साथ एक चुनाव प्रक्रिया को बदल सकते हैं। हालांकि विपक्षी दलों ने एक साथ एक चुनाव कराने का विरोध किया था। आज एक बार फिर से पंजाब के किसान दिल्ली कूच करेंगे, जहां दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए पैदल मार्च करेगा। जहां शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने सड़क पर कीले और कंक्रीट की दीवार बनाकर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की हुई है। जहां पिछली बार की तरह इस बार भी किसान और पुलिस के जवानों के बीच संघर्ष देखने को मिल सकता है। किसानों ने 2 बार दिल्ली कूच की कोशिश की है, लेकिन दोनों ही बार किसान नाकाम रहे। हरियाणा पुलिस ने किसानों को शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने नहीं दिया। जहां किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हमने सरकार को बातचीत का समय दिया है, लेकिन सरकारी हमारी मांग नहीं सुन रही।
इसलिए हमने पैदल दिल्ली कूच का फैसला किया है। हम शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन हमें दिल्ली जाने से रोक रहा है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि प्रदर्शन 307वें दिन में प्रवेश कर गया है और 101 किसान का हमारा तीसरा जत्था दोपहर तक दिल्ली के लिए रवाना होगा। पूरा देश प्रदर्शन का समर्थन कर रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री इस बारे में कुछ नहीं कह रहे और दूरी बनाए हुए हैं। वहीं सरकारी एजेंसियां यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रही है कि मोर्चा जीत ना पाए। मैं सभी से विरोध करना का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा पंजाब और हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हरियाणा पुलिस ने अंबाला शंभू बॉर्डर पर सड़क पर कीले और कंक्रीट की दीवार बनाकर मल्टी लेयर बैरिगेटिंग की हुई है। इसके साथ ही किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए अंबाला में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जो कि 17 दिसंबर तक बंद रहेंगी। आज एक बार फिर से सुरक्षा को लेकर सभी इंटरनेट सेवाएं प्रदान की गई हैं। आज एक बार फिर से किसानों का दिल्ली कूच होने वाला है, जिसको लेकर 101 किसान आज दिल्ली कूच करेंगे, जहां हरियाणा पुलिस ने इस संबंध में मल्टी लेयर बैरिगेटिंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसान आगे ना बढ़ पाए। वहीं पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, जहां पे आज एक बार फिर से हरियाणा से दिल्ली कूच की तरफ की जा रही है और इसको देखते हुए हरियाणा पंजाब और हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हरियाणा पुलिस ने अंबाला शंभू बॉर्डर पर सड़क पर कीले और कंक्रीट की दीवार बनाकर मल्टी लेयर बैरिगेटिंग की हुई है। इसके साथ ही किसानों ने दिल्ली कूच को देखते हुए अंबाला में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जो कि 17 दिसंबर तक बंद रहेंगी। भिवानी जिले में शुक्रवार रात चिनार मिल में भयंकर आग लग गई और आग में करोड़ों के कपड़ों के साथ ही गोदाम और ऑफिस भी जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। वहीं 10 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने देर रात तक आग पर काबू नहीं पाया गया। दरअसल भिवानी के चिनार मिल दशकों पुराना कपड़ा मिल है। ये शहर की शान और रोजगार का बड़ा जरिया है। वहीं शुक्रवार रात मिल में अचानक भीषण आग लग गई, जहां आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते पूरे मिल में फैल गई। आग में पूरा गोदाम में रखा कपड़ा और ऑफिस जलकर खाक हो गया है। इधर आग लगने की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई है। रोहतक और चरखी दादरी से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। करोड़ों का सामान जलकर राख हो चुका था। आग लगातार बढ़ती जा रही थी। तकरीबन 10 से अधिक दमकल की गाड़ियां आग बुझाने पहुंची थी। इस पर सीटीएम विपिन कुमार ने बताया कि अभी आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पहले मिल में लगी आग बुझाने के प्रयास किए गए। वहीं भिवानी के अलावा दादरी और रोहतक जिला से फायर ब्रिगेड की 10 के करीब गाड़ियां पहुंची थी। वहीं इस भयानक आगजनी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर नहीं पहुंची, जहां 1-2 गाड़ियां ही आई थी, इसलिए आग पर समय से काबू नहीं पाया जा सका। आग के कारणों का पता नहीं चला है। हालांकि आग से मिल के मालिक का काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि जैसे ही आग लगी, कुछ लोगों ने कपड़ों को बचाने का प्रयास किया, कुछ कपड़े लेकर दूसरे जगह शिफ्ट किए। हालांकि आग तब तक फैल चुकी थी और आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।